हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में आज मैं रिव्यू करूंगा न्यू MT-15 का, जो कि नए अपडेट्स के साथ अब आई है। तो इसका अगर आपको राइड रिव्यू देखना है तो मेरे वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहां पे हर एक डिटेल बताता हूं इस बाइक के बारे में। अगर आपने पुरानी भी MT-15 रखी है तो क्या आपको अपग्रेड जो है वो करना चाहिए, क्या आपको ये 2.0 लेना चाहिए, या फिर वो MT-15 भी आपके लिए काफ़ी है। तो क्या राइडिंग में क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, और क्या प्रैक्टिकल चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले जो चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे अट्रैक्टिव चेंज है इस बाइक का, वो यही है कि ये बाइक जो है अब अप्स एंड डाउन शॉक के साथ आगे वाले जो है आ गई है। तो अब इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि बस अब साइड डाउन शॉक्स मिल गए हैं, ये मिल गया है, सबको यही बता रहा है। लेकिन एक्चुअली इसका यूज़ क्या है कि ये हाई स्पीड्स में अगर आप टर्न लेते हैं कहीं पे जो है, तो उसमें ये ज़्यादा हेल्प करता है कंपैरेटिवली, कि जो टेलीस्कोपिक होता है उसके कंपेयर में ये वाला ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब आप 50 की स्पीड में आप कहीं टर्निंग ले रहे हैं तो उसमें ये सॉकर जो है वो ज़्यादा ग्रिप रोड पे बनाता है, प्लस टर्निंग जो है आसान बनाता है, उसको जो है हल्का बनाता है। आप आसानी से टर्न कर सकते हैं, आपकी गाड़ी जो है स्लिप नहीं करेगी, उन सभी चीज़ों में ये मदद करता है। तो वो काम प्रैक्टिकली ये करता है, जिसके कारण ये ज़्यादा फेमस है एक्चुअली, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में जो है ज़्यादा फेमस हो रखा है। तो वो इसका कारण है। तो अगर इस कारण से आप को मन है अपग्रेड करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये उनको ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट बायर पुराने वाले MT के हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ले रहे हैं तो आपको पुराने वाले चलाने में डिफरेंस आएगा कि हाँ थोड़ा सा उसमें अलग लग रहा है, इसमें अलग लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, क्योंकि मैं एक MT-15 का ऑनर नहीं हूँ, तो मैं दोनों ही चलाऊँगा तो मुझे एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि ये मेरी बाइक नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों अच्छी लगेगी चलाने में, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो बहुत सारे लोग तुरंत मतलब एक एक राइड में बोल दे रहे हैं कि हाँ वो अच्छा है वो अच्छा है। जब तक आप ऑनर नहीं होइएगा तब तक दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। अगर आप किसी पहले MT-15 के ऑनर हैं और फिर आप ये ले रहे हैं तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मुझे ये डिफरेंस प्रैक्टिकली चलाने में नहीं महसूस होता है, लेकिन ये ऐसा टेक्निकली जो है टर्म होता है कि ऐसा जब अप्स एंड डाउन सॉकर आपके बाइक में आ जाता है तो आपकी हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा शार्प हो जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। खासकर मूवमेंट के दौरान आपको ज़्यादा फील होगा कि ये हैंडल ज़्यादा अच्छा है। वैसे MT-15 जो है पहले से एक हल्की हैंडलिंग वाली बाइक है, जिससे आप चलाते हैं बाइक को तो बहुत ज़्यादा आपको हाथ पे भार नहीं आता है। ये सभी चीज़ें MT-15 में पहले से मौजूद है। चलिए, और अपग्रेड हो गया है तो ये चीज़ जो है अब और ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसके अलावा जो सेकेंड अपग्रेड की हम बात करें तो वो यहाँ पे हमें मिल जाता है एल्युमिनियम स्विंग आर्म। इसका आप कलर भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो ऐड किया गया है, इसका टेक्निकली जो है यूज़ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि ऐसे तो एल्युमिनियम स्विंग आर्म ऐड हो गया है, यही सुन रहे हैं हम, तो सभी जगह पे यही लिखा हुआ है। लेकिन टेक्निकली टर्म यही है कि एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो कॉर्नरिंग में आपको ज़्यादा हेल्प करती है। आप जब एक नहीं होता झटके से हम बाइक चलाते हैं तो उन सभी सिचुएशंस में ये स्विंग आर्म ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें पहले से हमें पता है कि इसमें जो है यूनिट लिंक स्विंग ये मोनोक्रॉस आता है, जो कि आप नॉर्मली जैसे FZ में है वो 7 स्टेप एडजस्टेबल जो है मोनोशॉक सस्पेंसन है, शॉक है, और यहाँ पे मोनोक्रॉस सस्पेंसन है। तो वो डिफरेंस आता है। तो इसका जो पीछे का सॉकेट है वो भी अलग है नॉर्मल किसी बाइक के मुकाबले हम देखेंगे तो, जिसको बहुत बारी मैंने वीडियो में दिखाया, फिर भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये चीज़ अलग है। ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहती है आपके बाइक के बॉडी से। यहाँ पे होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये चीज़ है, यहाँ से भी हो सकता है दिखाई दे ब्रेक पैड के सामने से। तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहती, ये इनडायरेक्टेड कनेक्टेड रहती है, इसीलिए इसको मोनोक्रॉस बोलते हैं। और ये इसका जो फील है वो अलग होता है। तो नॉर्मल अगर आप मोनो शॉक सस्पेंशन इसको भी समझ रहे हैं तो उससे ये अलग होता है। उसके साथ जब आपको यहाँ पे स्विंग आर्म दे दिया गया, जो कि पहले नहीं मिलता था आपको, तो आपकी राइडिंग क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मतलब शार्प राइडिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा लड़के लोग चलाते हैं थोड़ा शार्प तरीके से, उस तरीके की राइडिंग में ये आपको फील देगी। ये भी उन्हीं को पता चलेगा, चलाने में फील आएगा जो लोग MT-15 के पहले ऑनर रह चुके हैं, उन्हें डे टू डे लाइफ में MT-15 चलाई है। उनको ये चीज़ जब ये बाइक दिया जाएगा तो उनको हल्का सा डिफरेंस लगेगा कि हाँ थोड़ा सा जो है बाइक पीछे से भी ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, लेकिन ये जैसे मैं ऑनर नहीं हूँ तो मैं वही बोलूँगा कि मुझे अगर दोनों बाइक एक 1 by 1 दिया जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं महसूस होगा।
तो ये चीज़ें हैं, आपको ये इससे समझ में आ रहा हो कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नया लेने जा रहे हैं तब तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है, ये अपग्रेड्स आपके लिए बेहतर है। हाँ, इसके अलावा इसमें अगर आप पूछिएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ खास अपग्रेड इसमें नहीं किया गया है ऐसा, जो कि मैं एक मैकेनिकल तौर पे हम बता सकें। बाकी इसमें कलर में अपग्रेड किया गया है, कुछ एलईडी लाइट्स जो है वो टेल लैंप में ऐड कर दी गई है, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो अलग कर दिया गया है। ये चीज़ आपकी सेम पहले जैसे ही रहेगी, और जो मेन इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पे अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है, जिससे माइलेज, ये बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। मैसेज, ईमेल का नोटिफिकेशन, कॉल मिस, ये सब, लो बैटरी वार्निंग आपके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है बेसिकली ये। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के दौरान ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाती है। स्टिल ये निगेटिव एलसीडी डिस्प्ले है, जो कि इस तरीके से दिखाई देती है, आप देख रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें ये दिखा पाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस बाइक में आपको और क्या चीज़ें मिल जाती है, जो कि जनरल पहले भी आती थी, आज के डेट में भी आती है। तो वो चीज़ें इसमें मिल जाती है कि इसमें एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन मिल जाता है, और इंजन में ये चेंज भी किया गया है, मैं आपको भी ऐड करके बता दे रहा हूँ कि पहले इसमें 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, अब वो 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जिसमें 0.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। क्योंकि ये मास्टर ऑफ टॉर्क है, लेकिन इसका जो इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले ऐसा कर दिया गया था, जो कि R15 में था 13.9, लेकिन इसको फिर से चेंज किया गया कि हमें टॉर्क जो है इस बाइक को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही मास्टर ऑफ टॉर्क 15, मास्टर ऑफ टॉर्क इन 150 सीसी सेगमेंट। तो इससे ज़्यादा किसी के पास टॉर्क है भी नहीं। अगर हम देखें तो 150 सीसी में, मतलब टेक्निकली सब दिखाते हैं कि हाँ मेरे पास इतना है, लेकिन जब टॉप स्पीड की बात आती है, या फिर 0 to 100 या 0 to 120 130 की बात आती है, तो फिर ये बाइक वहाँ पे विन कर जाती है 150 सीसी सेगमेंट में। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं MT15 का जो मेन पर्पस होता है वो चीज़ यहाँ पे ये पूरा करके आपको दिखाती है। चलिए इंजन के बारे में और हम आपको बता दें, होपफुली आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कि ये इंजन जो है वो जनरल इंजन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता है, और ये इंजन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर निकालने के लिए इसमें जो है VVA का यूज़ किया गया है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 7400 RPM के बाद जो है एक्टिवेट हो जाती है। जब आप बाइक को चला रहे हैं 7400 RPM पे ये बाइक जाती है, तो VVA एक अलग चैम्बर, मतलब एक अलग तरीके से समझ लीजिए एयर इनटेक करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस जो है बरकरार रहती है, और आपका बाइक जो है एक पार्टिकुलर RPM के बाद वाइब्रेशन देने के बजाय आपको जो है वही जो रैली के साथ जो है वही स्पीड जो है वो बरकरार देता रहता है। लेकिन जो बाइक्स नॉर्मल होती हैं उनमें एक हायर RPM के बाद जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इस बाइक में क्योंकि एक VVA जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया गया है, जिसके कारण वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक बहुत लंबे समय तक, मतलब 10,000 RPM इसका मैक्स है अगर PS में बात करें तो, लेकिन उससे पहले तक ये जो है वाइब्रेशन नहीं देती। 120-110 की स्पीड तक भी इसमें वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये बाइक आती है। तो 150 सीसी सेगमेंट में इसका प्राइस जैसा कि आपको पता होगा कि 1,64,000 एक शोरूम आता है 1,63,000 के आसपास। तो इसका प्राइस के अनुसार इसमें 6 गियर ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाता है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाता है आपको। स्लीपर क्लच नॉर्मल भी होता है, एक असिस्ट एंड स्लीपर क्लच होता है, इसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ये अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग में तो हेल्प करती ही है हमारी स्लीपर क्लच। ये आपके गियर के जो है रेशियोज़ को भी अच्छा मेंटेन करती है, आपका गियर भी ज़्यादा अच्छा यूज़ हो पाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका जो गियर चेंज का जो पूरा पैटर्न होगा वो ज़्यादा स्मूथ होगा, आप चाहे अप साइड कर रहे हो या डाउन साइड कर रहे हो, तो वो चीज़ इसमें ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इंजन जो है वो टॉप स्पीड जो है सबसे ज़्यादा गेन कर पाती है इसके पावर के कारण, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 18.4 PS का पावर, जो कि 18.5 से 18.4 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, इसका पावर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा ग्रैब करती है। बहुत लोग 135-36 तक ले जाते हैं स्पीड, 140 तक भी पहले वाली जो MT15 वो आती थी, लेकिन जब से BS6 में आई है तब से थोड़ा सा स्पीड कम हुआ, लेकिन इसका स्पीड स्टिल बाकी 150 सीसी बाइक से जो है सेगमेंट से वो ज़्यादा है। और क्योंकि ये 6 गियर ट्रांसमिशन में है तो इसका जो गियर रेशियो है वो भी बहुत बढ़िया है, जिसके कारण इसका माइलेज भी बहुत आपको अच्छा मिल पाता है। अब गियर रेशियो बढ़िया होने का क्या मतलब है टेक्निकली अगर आपको बताऊं, इसका मतलब
तो एक कम आरपीएम में आपकी बाइक ज़्यादा स्पीड चलने के लिए आपके बाइक के आकार में जो है ज़्यादा गियर दिए जाते हैं। जैसे होंडा सिटीज़ में आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं, लेकिन उसी होंडा अमेज में वही 1.5 लीटर के डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं। इस तरीके से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं इंटैक्ट सही नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ सेम यहाँ पे दिखाई देती है कि अगर 5000 आरपीएम पे आप कोई 5 गियर ट्रांसमिशन वाली बाइक चला रहे हैं, तो अगर वो 60 की स्पीड में चलेगी तो सेम 5000 आरपीएम पे ये बाइक जो है वो 67, 67 या 68 या 66 के स्पीड में चलेगी। तो ये चीज़ जो है गियर रेशियो, ज़्यादा गियर होने से और गियर रेशियो ज़्यादा अच्छा होने से ये चीज़ें बेहतर होती है। इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं, इसका एक टेक्निकल नेम भी है कि हम जब 5वें गियर के बाद 6ठे गियर पे जब जाना शुरू करते हैं तो हम जो है ओवरड्राइव पे चले जाते हैं। मतलब हमारा इंजन जो है जितना घूम रहा होता है उससे हमारी चक्का जो है उससे ज़्यादा जो है रन करा रही होती है। मतलब एक पैरेलल होता है, पैरेलल से जो है वो जो है ऊपर चला जाता है। मतलब अगर 10 बार इंजन घुमा रहा है तो चक्का भी 10,000 घूम रहा है। तो जैसे हम 6ठे गियर पे जाते हैं तो 10 बार इंजन घूम रहा है तो 11 बार चक्का घूम रहा है। कुछ ऐसा जो है पैटर्न बन जाता है, जो कि 6 गियर ट्रांसमिशन में ऐसा होता है। लेकिन सभी बाइक्स जो है अपना गियर रेशियो जो है वो मतलब अपने ब्राउज़र में या फिर डेटा में नहीं लिख के देती है, लेकिन यामाहा ये चीज़ जो है बाकायदा अपने ब्राउज़र में या फिर अपने वेबसाइट्स पे मेंशन कर देती है, जिसके कारण हम लोग को ये चीज़ पता चल जाती है। बाकी सभी बाइक्स में जिसमें 6 गियर होती है, मुझे लगता है उनको भी ये चीज़ मेंशन करके दिखाना चाहिए। इस बाइक में आपको मिल जाता है लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि कूलेंट के थ्रू कूल होती है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। वैसे भी जो सॉफ्ट स्टॉक इंजन होती है, जो इसका इंजन का जो मेन कैटेगरी होता है उसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन ही मिलता है, तो उसके कारण आपको इसमें लिक्विड कूल जो है इंजन यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा हम इसमें और बात करें तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ, और पूरा बाइक आगे से पीछे हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडलाइट, और हेडलाइट के बाद मैं आपको यहाँ पे ऑन करके बाइक दिखा दे रहा हूँ कि हेडलाइट कैसी लगती है इसकी। और हाई बीम लो बीम में इसमें आपको प्रोजेक्टर एलईडी मिलता है, और ये एक्सएलईडी लाइट्स मिलते हैं जो कि आँख की तरह जो है अच्छे लगते हैं, और इसमें 2 बिंदी लगा देने पे ये आँख प्रॉपर लगने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। स्टिल आपको जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब मिलते हैं। 2500 रुपये एक्स्ट्रा देके आप शोरूम से जो है एलईडी इंडिकेटर्स भी लगवा सकते हैं। हालांकि यामाहा को ये बाकायदा दे देना चाहिए, मुझे लगता है, इतनी महंगी बाइक है तो। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये से भी चीज़ों का आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा ये नया कलर, जो कि ब्रांड न्यू कलर है। इसके अलॉयज को भी इसी कलर से जो है पेंट कर दिया गया है। डिस्क ब्रेक काफ़ी बड़े दिए गए हैं, 282 mm के जो है वो डिस्क ब्रेक्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्क प्लेट है, और सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा था कि और अपग्रेड होकर आएगी MT-15 में, जो कि इसका डुअल चैनल ABS था, कि जो कि सबको सोच रहे थे कि आपकी आएगी, इस बार आएगी तो डुअल चैनल ABS के साथ आएगी। प्लस जो R15 में अपग्रेड होकर आया था उसका भी एक्सपेक्टेशन था कि हमें क्विक शिफ्टर मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है हमें यहाँ पे नहीं मिल पाई MT-15 में। MT-15 कुछ अलग तरीके से जो है पेश करती है यामाहा, ये चीज़ अभी नहीं आ पाई। अब अगले 2-3 साल तक MT-15 में फिर अपग्रेड भी नहीं आएगा। चलिए, उसके अलावा मैं आपको बताते जाता हूँ, वरना बातों में समय वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे, जो कि मैक्स है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको कहीं भी किसी भी ऑफ रोड में जो है कहीं भी नीचे टकराएगी नहीं। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया जाता है। इसका जो सीटिंग पोस्चर होता है, सीटिंग पोस्चर हल्का पीछे की तरफ होता है, मतलब जब आप बैठते हैं इस पर तो हल्का आपका पैर जो है वो एग्रेसिव राइडिंग स्टाइल में होता है, और ये इसका परफेक्ट राइडिंग स्टाइल है। परफेक्टली इसको जो है अलाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप कभी कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि इसका तो पैर जो है पीछे रखना पड़ता है। भाई, इस बाइक का जो सोल है ना, वो यही है कि इस बाइक को जो है इसी तरह से चलाना होता है। मतलब आप इस बाइक को जो है थोड़ा सा इसी तरह से एग्रेसिवली बैठ के जो है चलाना पड़ता है। तो इसका सोल ही समझ लीजिए, इस बाइक का कैरेक्टर ही यही है। तो इस बाइक को आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, इसके आगे अगर देख लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 110 mm का जो है सीट हाइट मिल जाता है। मतलब 5 फुट 5 इंच के ऊपर कोई भी इसको आराम से चला सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें देख लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है रेडियल ट्यूबलेस टायर, जो कि 140 सेक्शन का है। तो 150 सीसी सेगमेंट में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 140 सेक्शन का टायर आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर खासकर देता है। तो
तो ये चीज़ सिर्फ यामाहा का MT-15 या फिर यामाहा का जो है FZS-X यही दे सकते हैं, बाकी कोई कंपनी जो है ऐसा नहीं देती है। बाकी यहाँ पे टाइगर हगर देख सकते हैं जो कि ऊपर कीचड़ को आने से जो है रोकती है, यहाँ पे भी ये दिया गया है रोकती है, लेकिन फिर भी जो है MT-15 में थोड़े मोरे कीचड़ जो है ऊपर आ ही जाते हैं। आप अगर हैवी रेन में चला रहे हैं, भारी पानी में चला रहे हैं तो उन कंडीशंस में आ ही जाते हैं। इसके छोटे सीट का जो है साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सीट पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत मोटे हैवी लोग नहीं बैठ सकते हैं अगर आपके पिलियन को बैठाना है तो। लेकिन इसमें बैठा सकते हैं किसी को भी, मैंने सभी लोगों को बैठा के देखा है, लोग ट्रिपल राइडिंग तक मैंने बैठा के देखा है, तो चलते हैं लोग। लेकिन ठीक है, इसका अगर साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक MT मास्टर ऑफ टॉर्क सीरीज़ है जो कि MT-09 से लेके MT-07 से लेके MT इस बाइक तक आती है। तो इसका एक मान लीजिए एक थीम है इस बाइक का कि इसमें आपको छोटा सीट देना ही है। दूसरी चीज़ है क्योंकि इसमें हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर रखनी है, क्योंकि इस बाइक का वेट आता है 129 kg, और तेल के साथ जब आप इसका ब्राउज़र पढ़िएगा तो उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि फुल टैंक यानी 10 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, तेल पेट्रोल आती है तो 10 लीटर टैंक में भरवा देते हैं और मोबिल भरवा देते हैं, तब ये 139 kg है कि 10 kg हम घटा देते हैं तो 129 kg की ये बाइक है। तो बाइक हल्की होने से अगर हम सीट को लंबा करते हैं और अगर कोई यहाँ पे बैठ जाता है यानी कि पीछे बैठ जाता है और ज़्यादा भारी वजन का बैठ जाता है, तो आपने बाइक में नोटिस किया होगा कि बाइक की हैंडलिंग जो है वो हिलती है हल्का सा, जिस बाइक की सीट लंबी होती है। जैसे प्लेटिना का बहुत शिकायत था कि प्लेटिना का हैंडल कांपता है, आपको अगर पता होगा तो प्लेटिना का हैंडल इसलिए कांपता है क्योंकि उसका सीट काफ़ी लंबा कर दिया गया था उसकी बाइक के कंपैरिजन में, तो जिसके कारण उसका सीट जो है पीछे से ऐसे से हिला देता है। जैसे हम लोग हैंड पंप अगर आपने कभी चलाया होगा लाइफ में, तो हैंड पंप जितना पीछे से पकड़िएगा उतना हल्का होता है, जितना आगे से पकड़िएगा उतना भारी होता है। तो उसी तरीके से ये बाइक जितना पीछे से इसको ज़्यादा पकड़ के हिला दिया जाए पूरा बाइक हिल जाएगी, लेकिन यहाँ से हिलाने पे नहीं हिलेगी। तो सेंटर बैलेंस हमेशा किसी भी बाइक के लिए ज़रूरी होता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और उसी इसका वेट को देखते हुए इस बाइक की सीट को जो है सभी सीरीज़ में छोटा रखा गया है। मुझे ऐसा ही लगता है कि यही इंजीनियरिंग फैक्ट तो यही है, और यामाहा भी यही सोच के इसके सीट को जो है छोटा रखता है यहाँ पे। हालांकि आप छोटा सा एक कैरियर लगा सकते हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक में मैं क्या अपडेट आपको बताऊं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बाकी सभी चीज़ें एज़ यूजुअल जो है आपको जैसा एग्जॉस्ट था वैसा ही आ रहा है, जैसा ये चीज़ था ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये अपग्रेड पहले ही कर दी गई थी, लेकिन थोड़ा सा ये देखने में अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बाकी इसकी बाइक की हर चीज़ जो है एज़ यूजुअल है। अब बात आती है कि आपको क्या इस अब में अपग्रेड करना चाहिए। जो पहले आती थी MT-15, अगर आपने 2 साल पहले ले ली है और BS6 ही आपके पास है, तो क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप चलाइएगा तो हाँ, आपको लग सकता है कि ये बाइक थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, न्यू राइडर्स के लिए जो नए बाइक इसको खरीदने जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये एक अच्छी डील बन जाएगी। लेकिन जो पुराना मान लीजिए तुरंत लिया है और तुरंत एक अच्छा लॉस करके और अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक सीटर ऐड हो जाता तो मैं आपको बोल देता कि आप ले लीजिए, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं है। तो आप ऑफ साइड फॉक्स और स्विंग आर्म के लिए अभी चल सकता है। आपको अगर हैबिट हो गई है MT-15 की पुराने वाले जो भी आप लेके रखे हुए हैं, तो आपको एज़ यूजुअल सेम ही लगेगी, क्योंकि अभी इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा लॉस करना पड़ेगा, 60-70 हज़ार रुपये लॉस करना पड़ेगा 1-2 साल के अंदर। तो वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेहतर आपके लिए डील होगा। नई जो बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली MT-15 एक ऐसी बाइक है जिसको मैं कभी भी अभी तक ना नहीं बोल पाया हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। सिर्फ अगर आपको बहुत ज़्यादा लेडीज़ को ही बैठा के चलना है, फैमिली है, बीच में बच्चा बैठाना है, पीछे लेडीज़ बैठानी है, और आपको गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना है, तो मतलब मैच्योर्ड पर्सन जो कि बूढ़े तरीके से बाइक चलाते हैं उनके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। लेकिन जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास मायने रखता है बाइक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MT-15 अपने अच्छे गियर रेशियो के कारण 150 सीसी सेगमेंट में एक बहुत अच्छा माइलेज दे पाती है, जो कि 50-55 इस तरह का माइलेज आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चला रहे हैं तो भी आपको 45 का माइलेज दे देती है, और अगर आप इस बाइक को जो है एक नॉर्मल बाइक लाइक स्प्लेंडर की तरह चलाते हैं तो आपको 55 का माइलेज आराम से ये बाइक दे देती है। इस बाइक की खासियत मैंने देखी है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े हुए हैं जो MT-15 रखे हुए हैं,
कितनों ने तो 60 को क्रॉस कर दिया है, माइलेज को 60-65 माइलेज क्रॉस कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि 50 से 55 आपको माइलेज इससे मिल जाता है, जो कि MT-15 की एक खासियत मुझे लगती है 150 सी सेगमेंट में। तो यही थी मेरी वीडियो इस बाइक के बारे में। राइड रिव्यू आप जो देख सकते हैं, लेकिन राइड रिव्यू की सारी बातें मैंने आपको होपफुली इस वीडियो में भी बता दी है, जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप पटना में रहते हैं या फिर आप हाजीपुर एरिया में भी रहते हैं तो मलिन यामाहा में आ सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 कलर्स, सारे कलर्स लगभग अवेलेबल हैं। यहाँ पे 4 कलर्स में अवेलेबल है MT-15 और वो सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें इस बाइक को बाई यानी परचेस कर सकते हैं। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बाय बाय।